तो यहाँ पे क्या है कि आप इस ये जो आपका जो है यहाँ पे ये जो सी वाला क्वेश्चन है, ज़रा देखिएगा सी वाला, कौन सा सी। तो सी में क्या है कि आपको ये जो है प्रेरित, आपने देखा होगा प्रेरित धारा जब उत्पन्न होती है तो वो मुख्य धारा की दिशा को क्या करती है, विरोध करती है। मतलब अगर वो प्रेरित धारा की दिशा इस डायरेक्शन में है तो मुख्य धारा की दिशा क्या होगी, इस डायरेक्शन में। अगर प्रेरित धारा के मुख्य धारा की दिशा ये है तो प्रेरित धारा की दिशा ये होगी। तो ये जो डायरेक्शन है, ये जो टॉपिक है वो मैग्नेट से था ये दो टॉपिक, और ये जो टॉपिक है वो प्रेरित धारा से है। तो जरा समझिएगा, अगर आप कुंडली को अगर आप कुंडली को क्या कर देते हैं, ये थोड़ा सा क्या हो गया, हाँ थोड़ा सा ये देखिए बड़ा, अगर आप कुंडली को बंद करते हैं तो आपकी धारा इधर जा रही है। यानी अगर आप देखिए, इसको सबसे अच्छा रिप्रेजेंटेशन ये होता है कि अगर आप दाहिने साइड की ले रहे हैं पूरी, तो दाहिने साइड की इधर वाली भी धारा ले लीजिए। अगर धारा की दिशा अपर साइड है तो हम जानते हैं कि प्रेरित धारा यानी मुख्य धारा इसमें प्रवाहित होगी, और इसके कारण एक धारा प्रवाहित होगी इसमें, जिसे आप कहेंगे प्रेरित धारा। यानी इस धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसमें धारा प्रवाहित होगी। तो दाहिनी ओर अगर ऊपर की साइड जा रही है तो हम दाहिनी ओर को क्या कर लें, नीचे की साइड, और बाईं ओर को क्या कर लें, ऊपर की साइड। यानी धारा इसमें इस तरीके से जाएगी। यानी इसकी शुरुआत कहाँ से होगी, y से z से x, ऐसे धारा जाएगी। तो आपका जो सी वाला सेक्शन है, सी वाले का जो आंसर होगा वो होगा, सी वाले सेक्शन में जो आंसर आएगा वो कौन सा होगा, वो होगा y से, अगर हम शुरुआत करें z से शुरुआत करें तो z x y z, यानी आपका आएगा z x y और फिर कहाँ पे आ जाएगा, z पे, z x y z। यानी C के लिए जो धारा की दिशा होगी वो z x y x होगी। अब जरा इसमें देखिएगा, धारा नियंत्रक के सामंजस्य को बदलते हुए जब इसमें धारा बदली जाएगी तो देखिएगा, चाहे आप सामंजस्य बदलो, ठीक है, तो जब आप बदलेंगे सामंजस्य तो धारा की दिशा पे ध्यान रखिए। अगर दाहिनी साइड धारा की दिशा ये है तो इसमें लगा है, क्या लगा हुआ है, ये लगी है बैटरी। बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल से ही धारा निकलती है। तो अगर धारा की दिशा ये है, यानी बाईं तरफ अगर आपका ये बना हुआ है तो प्रेरित धारा बाईं तरफ क्या जाएगी, नीचे की साइड, और दाईं तरफ यहाँ पे जाएगी ऊपर की साइड। यानी यहाँ पे जो धारा की दिशा होगी वो कुछ ऐसी जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग निकालें, यानी डी सेक्शन के लिए हम लोग अगर बात करें तो डी सेक्शन में कहाँ से जा रही है आपकी धारा, y से फिर x, x से z, यानी y x z और y, ये आपकी धारा की दिशा हो जाती है। चलिए, तो ये तो था आपका प्रेरित धारा का। अगला है, अगला भी आपका प्रेरित धारा से है। तो लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी ये है, ये साइड आपका पॉजिटिव है और ये साइड आपका निगेटिव है, ठीक, यानी ये छोटा वाला हिस्सा है। अब जब इसमें धारा प्रवाहित होगी तो ये कुछ ऐसे जा रही होगी जब कुंडली बंद होगी, लेकिन यहाँ पे अब धारा क्या होगी, कुंडली क्योंकि खोल दी गई है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी। यानी करंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा, इधर से करंट जाएगी और यहाँ से इधर। क्यों? क्योंकि जब आप कुंडली को खोल देते हैं तो धारा बहना बंद हो जाती है, और जब धारा बहना बंद हो जाएगी तो प्रारंभ में कुंडली से इधर से धारा जारी होगी, इधर से डाउन साइड रहा होगा। तो प्रेरित धारा कैसी रही होगी, प्रेरित धारा में इसी डायरेक्शन में, यानी ये वाला डायरेक्शन इधर, तो यहाँ पे ऊपर जा रही होगी और यहाँ पे नीचे की साइड जा रही होगी। यानी अगर यहाँ पे इस कुंडली में, तो यहाँ पे नीचे की साइड जा रही होगी, सॉरी। तो इस कुंडली के लिए अगर आप निकालना चाहें, क्योंकि इस टर्मिनल को खोल दिया गया है, जो खोलने के कारण इसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो किधर जाएगी, ये पॉजिटिव टर्मिनल से ना होगी, निगेटिव टर्मिनल से अब जाना शुरू होगी। तो अगर निगेटिव टर्मिनल से यानी धारा की दिशा ये वाली जाएगी तो इधर धारा की दिशा क्या आएगी, ये डायरेक्शन। अब इस डायरेक्शन में क्या होगा कि आपकी धारा जो होगी कौन सा है, ई वाला, ई सेक्शन में जो धारा की दिशा होगी वो x से लेकर के r जाएगी, r से फिर y, फिर होकर के फिर x पे आएगी। यानी इसके लिए जो आएगी x फिर r
फिर कहाँ जाएगी y, फिर कहाँ पे चली जाएगी x में, यानी x से शुरू हो करके x y की डायरेक्शन में जाएगी। ये प्रेरित धारा जब होती तो इसकी दिशा ये वाली होती, यानी इधर से इधर, तो ये वाली दिशा उधर। अगर प्रेरित धारा होती तो दिशा क्या होती, ये वाली होती, तो इसकी भी डायरेक्शन क्या होती, ये डायरेक्शन होती। लेकिन अभी डायरेक्शन ये वाली है क्योंकि इसने कुंजी को खोल दिया है, और जब कुंजी को खोल दिया तो धारा की दिशा इधर, तो इधर में धारा की दिशा इस साइड। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग F। F के लिए क्या है, F में एक सीधी लाइन में धारा जा रही है, और सबसे मज़ेदार पॉइंट ये है कि यहाँ पे कोई अन्य चीज़ उपलब्ध ही नहीं है जिसके कारण इसके द्वारा उसमें धारा प्रवाहित हो। तो यहाँ पे तो धारा की दिशा क्या होगी, कोई इंडिकेशन ही नहीं दिया गया है। अगर हम मान लेते हैं A से B, मान के क्या करेंगे, क्योंकि इसमें कोई इंडिकेशन दिया नहीं है, और कह रहे हैं धारा I में आर्मेचर दर की कमी। तो अचर दर मतलब जो वो दर होते हैं जो अचर होते हैं, अचर जिनकी राशियाँ परिवर्तित ना हो। तो आप जानते हैं जब धारा की दिशा बहेगी तो धारा में परिवर्तन आएगा, और आप कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, अचर है, मतलब बिना परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं, यानी बिना परिवर्तन। अगर परिवर्तन नहीं है तो परिवर्तन ना होने के कारण इसमें धारा जो होगी यानी I, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, शून्य, क्योंकि बिना परिवर्तन के धारा उत्पन्न नहीं होगी। चलिए, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये दूसरा क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। इसमें ये कहा जा रहा है कि आपका फोर्स किधर लगेगा। ये देखिए, देखते हैं कैसे। जब एक अनियमित आकार का वृत्ताकार लूप बदल रहा हो, मतलब एक अनियमित आकार का वृत्ताकार लूप क्या हो रहा हो, बदल रहा हो, तो इसमें धारा बाहर की साइड होगी। अभी आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड आपका भीतर की साइड है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, भीतर की साइड। अब भीतर की साइड क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ये हम कैसे जानेंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक रूल लगाएंगे कि अगर ये चीज़ एक्सपेंड होगा, यानी फोर्स डायरेक्शन ऊपर की साइड, फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की साइड, क्या समझिएगा इसको, फोर्स की डायरेक्शन क्या लग रही है, ऊपर की साइड, यानी एक्सपेंड हो रही है। तो एक्सपेंड अगर होगा तो फोर्स, आप जरा समझिएगा, धारा की दिशा कुछ इस तरीके से आएगी। ये अंदर की साइड करंट नहीं बह रही, करंट जो है ये कह रहे हैं लेंज के नियम का उपयोग करते हुए प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात कीजिए। प्रेरित धारा की दिशा कैसी होगी वो जरा समझिए। अगर आपका एक्सपेंड ऊपर की साइड है, तो समझिएगा एक्सपेंड ऊपर की साइड है तो धारा अंदर की साइड होगी, भीतर की साइड। अब धारा क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आप ये बात कर रहे हैं प्रेरित धारा की, तो यहाँ पे जो भी धारा उत्पन्न होगी, ये जो भी धारा इसकी उत्पन्न होगी वो धारा क्या होगी, इसमें जो भी धारा उत्पन्न होगी उसकी विपरीत दिशा को हम लोग यहाँ पे चिन्हित करेंगे। ठीक है, उसकी विपरीत दिशा को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, चिन्हित करेंगे। ठीक है, इसमें जो है हम लोग उसकी विपरीत दिशा बताएंगे। तो अगर हम धारा की दिशा कैसे निकालते हैं, धारा की दिशा हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकालें। तो देखिए, अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड भीतर की साइड है, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड भीतर की साइड है, ये क्रॉस दिखा रहे हैं कि ब्लैकबोर्ड के भीतर, और फोर्स आपका एबव लग रहा है, तो धारा की दिशा कुछ इस तरीके से लगेगी। ठीक, धारा की दिशा क्या लगेगी, क्लॉकवाइज। धारा की दिशा क्या लगेगी, क्लॉकवाइज, क्योंकि धारा की दिशा क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो प्रेरित धारा की दिशा क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। इसको हम यहाँ से भी देख सकते हैं, क्योंकि आपने वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो ली है। मैग्नेटिक फील्ड, अब प्रेरण किसके द्वारा होगा, मैग्नेटिक फील्ड के। तो अगर आप कोई धारा लेते तो धारा होती एंटी क्लॉकवाइज। अब जब धारा क्लॉकवाइज होती, यानी इसके कारण अगर आप देखें, जरा बात समझिएगा इसको, मैग्नेटिक फील्ड भीतर की साइड, इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, भीतर की साइड, और आपका फोर्स क्या है, एक्सपेंडेबल है, बाहर की ओर लग रहा है, यानी स्क्रीन पे इस तरफ लग रहा है, ऊपर की साइड।
तो अगर आप देखें तो धारा की दिशा, अगर ये देखें, ये मिल रहा है, ठीक, फोर्स ऐसे है, फोर्स ऊपर की साइड, धारा फोर्स ये दिखाएगा, फोर्स अगर ऊपर की साइड लग रहा है तो धारा की दिशा किधर जा रही है, इधर, ठीक। यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड भीतर है तो धारा की दिशा ऐसे जाएगी, धारा की दिशा क्या होगी, इस साइड से जाएगी। तो जब धारा की दिशा इधर की ओर जाएगी, यानी इस कंडीशन में धारा क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, जिसे आप कहते हैं ये किधर से जाएगी, अगर इसको नोट करना समझे तो डी सी बी और ए जाएगी। यानी इसकी जो आंसर आएगा इसका, वो आएगा किसका है, ए, सेकंड का ए है। यहाँ पे क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसमें प्रेरण का सिद्धांत लगा लीजिएगा, आपका फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं, और राइट हैंड रूल से क्या होगा, स्क्रू रूल से आ सकता है, और नहीं तो अगर आप ये रूल लगाते हैं तो इससे भी आपको दिखाई देगा, ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, और करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये प्रेरण किसके द्वारा हो रहा है, यहाँ पे चुंबकत्व के द्वारा। सिमिलरली इसमें भी देखें, देखिए अब यहाँ पे देखिएगा, बड़ी मजेदार चीज़ है, दोनों चीज़ों को पलट दिया गया। अगर एक चीज़ पलटा गया होता तो मामला सही था, लेकिन यहाँ पे आपकी डायरेक्शन नीचे की साइड हो गई और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की साइड। तो आप कह रहे हो कि एक बार आप इस तरीके से जा रहे हो भीतर की साइड, और आप यही चीज़ एक बार बाहर की साइड ला रहे हो, तो फोर्स की डायरेक्शन एक बार डाउनवर्ड लगा रहे हो। देखो पहले क्या था, एक डाउनवर्ड लग रही थी, एक अपवर्ड लग रही थी, यानी फैलाव की स्थिति पैदा हो रही थी। इसके कारण में क्या है, अंदर की भीतर की साइड लग रही है, यहाँ पे फैलाव था तो क्लॉकवाइज था और मैग्नेटिक फील्ड भीतर की साइड थी। इसी का जस्ट रिवर्स कर दिया गया है। रिवर्स करने से क्या होगा कि जो डॉट्स हैं ये बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं, और इनके फोर्स की डायरेक्शन भी क्या हो गई है, चेंज हो गई है। तो अगर दो राशियाँ चेंज हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी डायरेक्शन यहाँ भी क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज ही रहेगी। यानी दोनों ही कंडीशन में लगभग सेम डायरेक्शन में प्रेरण की धारा संपन्न होगी। चलिए आइए अपना तीसरा क्वेश्चन देखा जाए। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत आएगी तो आप समझ लीजिएगा थोड़ा सा। देखिए एक लंबी परिनालिका है, अब हम वही फॉर्मूला बनाएंगे कि ज्ञात क्या क्या है, ज्ञात क्या है और निकालना क्या है, ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है, यानी ज्ञात क्या करना है और क्या ज्ञात है। तो ज्ञात क्या क्या है, देखिए एक लंबी इकाई सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो आपकी धारा है ये इकाई सेंटीमीटर में, इकाई मतलब 1 सेंटीमीटर में, इकाई सेंटीमीटर में धारा की संख्या क्या है, n, यानी यहाँ पे आपको स्मॉल n की वैल्यू दी गई है 15। स्मॉल n क्यों कहा जाता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में होने की वजह से ये एक नया टॉपिक आता है। सबसे ज़्यादा 12th के या 11th के बच्चों के लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तब शुरू हो जाती है जब उनके यहाँ MKS सिस्टम को CGS सिस्टम में दे दिया जाता है। जैसे यहाँ पे आपको सेंटीमीटर में दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे जो उनके अंदर की लूप हैं यानी उसका जो एरिया है वो कितना है, 0.2 सेंटीमीटर, यानी आपका एरिया भी कितना दिया है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना होगा, एरिया भी कितना है, 2.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस बात को बिल्कुल आप ध्यान रखिए कि जब भी न्यूमेरिकल करने जाइए तो क्या ये चीज़ मीटर में है कि नहीं, क्योंकि जितनी यूनिट आप पढ़ते हो, न्यूटन, टेस्ला, ये सारी यूनिट किस में दी रहती हैं, MKS सिस्टम में। तो पहले इन यूनिट्स को MKS सिस्टम में हम तुरंत कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर आप नहीं कन्वर्ट करते हैं तो आपके लिए ये यूनिट चल कर के आंसर में समस्या करती हैं, तो इन्हें आप पहले ही कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक। एक लूप के अक्ष के लंबवत, अब ध्यान देखिएगा, इसमें 3 जानकारियां ऐसी दी गई हैं जो नंबर में नहीं दी हैं, ठीक है। ये ही चीज़ें बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ आती हैं। क्या है कि इसमें इकाई सेंटीमीटर लंबाई में 15 फेरों की संख्या है, यानी पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट जो लेंथ बोली जाती है, यानी एकांक सेंटीमीटर पे, यानी 1 सेंटीमीटर में इतने फेरे हैं। फिर कहा गया क्या कि 0.2 इसका क्या है, एरिया है, ठीक। लक्ष्य के
प्रणालिका के अक्ष के लंबवत, यानी अगर ये प्रणालिका है तो प्रणालिका का अक्ष ये हो गया, यानी इसके लंबवत, ठीक है, रखा गया है। यदि प्रणालिका में धारा का मान ये है 2 से 4 कितनी देर में हो रहा है, अब यहाँ देखिएगा, यानी di/dt दिया हुआ है, कितनी देर में परिवर्तित हो रहा है, फाइनल ये है, इनिशियल ये है, यानी 2/1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, यानी ये आपका आ जाएगा लगभग 20, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ निकालना है, ई की वैल्यू निकालनी है आपको, ईएमएफ। तो ईएमएफ की वैल्यू कैसे निकलती है, हम लोग ईएमएफ बराबर पढ़े हैं क्या, एन, देखिए फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर होता है B.A साइन थीटा होता है, और जब आप ईएमएफ निकालने जाते हैं तो एन d∅/dt होता है, ये होता है ना। अब फाई की जगह हम लोग B.A रखेंगे, तो यहाँ से अगर आपका करंट दिया है, ठीक है, अगर आप इस इक्वेशन में कौन सा इक्वेशन लगेगा, जरा समझिएगा इस चीज़ को एन d∅/dt में कौन सा डेरिवेशन लगेगा, इसको जरा, आपको दिया क्या है, फाई का मान दिया है। तो अब यहाँ से हम कोई ऐसा देखें कि जिसमें di/dt का मान निकला है, तो हमारा कोई ऐसा डेरिवेशन है, तो जी हाँ, अगर आप यहाँ से b को परिवर्तित करते हैं, क्योंकि ये लंब है, जरा ध्यान देखिएगा, धारा के लंब है, यानी 90, तो साइन 90 बराबर हो जाएगा 0, सॉरी यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू आपको दी गई है, लंबवत है, यानी 90, यानी साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब यहाँ समझिएगा, यानी फाई इक्वल टू हो जाएगा B.A। अब यहाँ समझिएगा, क्योंकि di/dt दिया हुआ है, आपको कहीं से नहीं दिख रहा है di/dt, तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, कौन सा लॉ है, एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर के परिपथीय नियम से आपने क्या पढ़ा है, आपकी जो B की वैल्यू होती है, B बराबर होता है μ0 Ni, क्या होता है, μ0 Ni। जरा समझिएगा इसको, यहाँ पे लिखिएगा फाई इक्वल टू B की वैल्यू μ0 Ni A, ये होता है। और जहाँ ये आया कहाँ से, क्योंकि हम जानते हैं B बराबर μ0 Ni होता है कहाँ पे, एम्पियर के परिपथीय नियम से। एम्पियर का जो परिपथीय नियम है वो उससे ये होता है। अब जैसे ही आप इसकी वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ε0, ठीक। अगर आप इसको कांस्टेंट को हटा देते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पहले ही दे दिया गया है, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। तो यहाँ से आपको अगर फाई की वैल्यू रखा देते हैं तो ये हो जाएगा d∅/dt, और d∅/dt को यहाँ से रखते हैं तो ये हो जाएगा d μ0 Ni A अपॉन dt। अब यहाँ देखिए, म्यू कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ दिया गया है, एरिया दी गई है I, यानी यहाँ से आपका हो जाएगा μ0 Ni, और I नहीं होगा क्योंकि एरिया कांस्टेंट है, तो एरिया, और यहाँ से हो जाएगा di/dt। अब यहाँ EMF, अब यहाँ पे देखिएगा म्यू की वैल्यू कितनी आती है, म्यू की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ी है, इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, देखिए म्यू बराबर हम लोगों ने पढ़ा है क्या, म्यू बराबर होता है μ/4π, 4π 10⁻⁷ होता है, ठीक। अब जैसे ही 10⁻⁷ होता है, अगर आप इसे निकालेंगे तो μ0 की वैल्यू आ जाएगी 4 × 10⁻⁷, 4π, ठीक। इस 4π को यहाँ पे रख देते हैं, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 4π × 10⁻⁷, n की वैल्यू कितनी है 15, ठीक। एरिया कितना है, अब एरिया सेंटीमीटर में है तो इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर होगा 1/100,
और यहीं से 1 से 1 मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर से कर लीजिए, तो यहाँ भी 1 से 1000, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 1 2 3 4 यानी -4 मीटर। तो अगर आप 2 को, तो आपका 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2 × 10⁻⁻4 मीटर। इस वैल्यू को उठा के एरिया की जगह रख दीजिए। ये आपको कन्वर्जन बताया है, ठीक है। इसको देखिएगा, 1 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100, फिर 1 सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर से स्क्वायर बनाना ना, सेंटीमीटर स्क्वायर बनाना है ये, तो सेंटीमीटर स्क्वायर बनाने के 1 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर से क्या कर दें, गुणा कर दें। तो यहाँ भी गुणा कर देंगे, तो 10 की पावर क्या आ गई 4, ये आ गया वैल्यू। अब जैसे ही आप यहाँ पे वैल्यू रख लीजिए, यहाँ पे वैल्यू कितनी दी गई है, 10 की पावर 2 × 10 की पावर 4, और फिर di/dt, ये di/dt की वैल्यू कितनी है 0.20, यानी यहाँ से आ गया 20। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। पाई का मान अगर आप 7 है कहीं, नहीं तो यहाँ पे आप 7 ना रखिएगा, पाई का मान, और इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको हम लोगों ने किया कैसे है, इसको एक बार फिर से समझेंगे। हम लोग कैसे समझेंगे, जरा फिर से एक बार इसको देख लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन में हमें ज्ञात क्या क्या था, n की वैल्यू ज्ञात थी, एरिया दिया था, और ये बताया था कि उसके एक्सिस पे लंब है, तो साइन यानी थीटा की वैल्यू 90 दी गई थी, ठीक। और आपको ईएमएफ निकालना था, ईएमएफ बराबर होता है d∅/dt, ठीक। ईएमएफ बराबर था d∅/dt, और यहाँ पे di/dt की वैल्यू दी गई थी। करंट के चेंजेस कितना हो रहा था, 0.1 सेकेंड में 2 एम्पियर का चेंज हो रहा था, तो हमने di/dt की वैल्यू दी है, यानी आपको n दिया है, a दिया है, dy/dt दिया है, और थीटा की वैल्यू दी गई है। थीटा की वैल्यू आपको लैंग्वेज में बताई गई है, ठीक है। अब यहाँ समझिएगा, तो यहाँ पे जब आप कन्वर्ट करेंगे चीज़ों को, तो ये आपकी कहानी आ जाएगी। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए पाई का मान कितना रखिएगा 3.14, आंसर रखिए, आंसर आ जाएगा आपका। मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतना तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं हम लोग, ठीक है। फिर वही क्वेश्चन, ट्रिक वही अपनाना है, क्या क्या गिवन है। एक आयताकार, अब यहाँ पे देखिए आयताकार लूप है, आयताकार लूप होगा तो यानी कुछ ऐसा होगा, लंबाई होगी इसमें और कुछ चौड़ाई होगी। ये लेंथ मान लेते हैं, तो ये ब्रेथ मान लेते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो उसकी भुजाएं दी गई हैं। अब ये मान लेते हैं लंबाई की भुजा है, ये किसकी है। अब यहाँ फिर वही क्वेश्चन रिपीट है कि चीज़ें सेंटीमीटर में दी गई हैं, तो सेंटीमीटर की चीज़ों को फिर मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक। तो वहाँ से हम लोग इसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। एक स्थान पे थोड़ा सा कटा हुआ है यह लूप। अब यहाँ देखिए तल के अभिलंबवत, यानी फिर वही कंडीशन, थीटा की वैल्यू कितनी, अभिलंब है तो 90 हो जाएगी, ठीक। और उस पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर निकालते हैं। यदि लूप से बाहर निकालने पर वेग यानी वेलोसिटी दी गई है आपको, तो कटे भाग पे सिर पे उत्पन्न विद्युत वाहक बल कितना होगा, यानी फिर इसमें क्या निकालना है आपको, ईएमएफ निकालना है। पहले लूप की लंबी भुजा पे, फिर लूप की छोटी भुजा पे। और ये मतलब मज़ेदार है कि लूप की लंबी भुजा पे और लूप की छोटी भुजा पे। तो पहले फिर हम लोग देखेंगे, वही अपना नियम लगाएंगे। कौन सा नियम, क्या क्या गिवन है, तो गिवन क्या क्या है और निकालना क्या है, उसके बारे में ज़रा फिर से सोचेंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। आयताकार लूप है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी गई है, तो लंबाई यानी L ज्ञात क्या है, देखा ज्ञात क्या है बच्चा लोग, लंबाई दी गई है 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी गई है, यानी ब्रेथ दिया गया है इसका, ठीक है, ब्रेथ दिया है 2 सेंटीमीटर, ठीक। इसको अगर कन्वर्ट करें तो 0.08 और 0.02 मीटर, ये हो गया भैया। चलिए तल के लंबवत है, यानी थीटा की वैल्यू 90 और थीटा की वैल्यू 90, यानी साइन थीटा की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू हो गई 1, ये भी सॉल्व हो गया। तल के अभिलंबवत टेस्ला दिया गया है, यानी बी दिया गया है, बी कितना दिया गया है 0.3 टेस्ला, ठीक। चलो ये भी ठीक है।
एक समान चुंबकीय क्षेत्र है यानी इसमें वेरिएशन नहीं है, कोई भी चेंज नहीं है। लूप के बाहर वेग यानी वेलोसिटी दी गई है, आपको वेलोसिटी दी गई है कितना, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फिर सेंटीमीटर, फिर मीटर में कन्वर्जन, ठीक है। चलिए अब ये कह रहा है लूप की गति के अवलंबन विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ कितना होगा। हम लोग ने ईएमएफ के कितनी फार्मूले पढ़े हैं पहले ये देख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा नज़र डालिए, देखिए जितना आप लोगों ने पढ़ा है ना उतना रिवीजन करने के लिए बहुत आसान सी चीज़ दी जाती है फिजिक्स में। फिजिक्स की बुक में एनसीईआरटी ने बहुत अच्छा दिया है, बस आप उसका लाभ उठा ले जाएं तो ठीक। जरा देखिए आपको ईएमएफ के कितने फार्मूले दिए गए हैं, जरा यहाँ से देखिएगा ईएमएफ के कितने फार्मूले हैं। ये तो फाई का फार्मूला, एक ईएमएफ का फार्मूला ये है, जरा समझिएगा, इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप उसका इस्तेमाल नहीं जानते हैं, बस इस वजह से थोड़ा सा क्या हो गया, अरे भाई आ जाओ। चलिए एक बार फिर से देखेंगे इसको, इसका इस्तेमाल करना सीख जाइए आप, बहुत अच्छा चीज़ है, रिवीजन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे आपने चैप्टर पढ़ लिया तो चैप्टर पढ़ने के बाद अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो देखिए हमारे पास ईएमएफ के कितने फार्मूले हैं वो हम दिखा रहे थे। देखिए एक फार्मूला तो ये आ गया, ठीक, एक फार्मूला ये है, इसका उपयोग अभी हम लोगों ने किया था क्योंकि एन की वैल्यू ऑलरेडी दी थी क्वेश्चन में, तो इसलिए हम लोगों ने इसका इस्तेमाल किया। एक फार्मूला ये है, दूसरा फार्मूला क्या कह रहा है, दूसरा फार्मूला ये है, ये। अब इस फार्मूले को हम लोग क्यों कह रहे हैं, ये फार्मूला, ठीक है। ये फार्मूला तब लगेगा जब क्वेश्चन में क्या दिया हो, लंबाई दी हो, क्षेत्रफल दिया हो, वेग चुंबकीय क्षेत्र दिया हो, तल के लंबवत वेग दिया हो, और हमारा ये क्वेश्चन कुछ हद तक वही है। देखिए लंबाई पता है, चुंबकीय क्षेत्र पता है और वेलोसिटी पता है, बस आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, E बराबर क्या होगा, BLV, क्या लेकर के आएगा, BLV, जहाँ V क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, या समझिएगा इसको, ये भी दिया है, ये भी दिए हैं भाई साहब, L करना है, ये दिया है, ठीक, V दिया है, V भी दिया है। बस इस क्वेश्चन में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ हमें क्या देखनी है, वो चीज़ हमें ये देखनी है इसकी यूनिट, ये मीटर में है और टेस्ला मीटर में आता है, सेंटीमीटर में टेस्ला नहीं आता, तो इसकी वजह से इसको हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो एक बार यहाँ कन्वर्जन, एक बार यहाँ कन्वर्जन कर लीजिए। यहाँ कन्वर्जन करेंगे तो आएगा 0.1/100 होता है 1, ये आएगा पर सेकेंड, ठीक। ये तीनों वैल्यू को उठा के यहाँ रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम लोग देखेंगे जरा उस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ दिया है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है, पहले लूप की लंबाई की भुजा में ध्यान रखिएगा, कहाँ कहाँ निकालना है ये भी दिया है। उत्पन्न विद्युत वाहक बल कहाँ कहाँ निकालना है, जरा समझिएगा। उत्पन्न जो है, देखिए उत्पन्न विद्युत वाहक बल कितना होगा, लूप की गति के अभिलंबवत हो 90, ठीक। तो इसमें ए वाला दिया है कि लूप की दिशा में, यानी लूप की लंबाई, ठीक, और फिर दिया है लंबी भुजा यानी लंबाई के लिए, लूप की छोटी भुजा। अब यहाँ से समझिएगा, यानी आपको दो चीज निकालना है, ए में दिया है लंबाई में और बी में कह रहा है छोटी भुजा, छोटी भुजा। तो जरा समझिएगा, अगर एक आयताकार लूप आप बनाते हो, ठीक, तो ये लंबाई है, लंबाई कितनी है 0.08, और यहाँ पे चौड़ा है कितना है ये कितना दिया है, ये कितना दिया है, ये दिया है कितना बन रहा है 0.2, ये चीज़ दी गई है चौड़ाई। तो लंबाई के लिए आपने यहाँ पे L की वैल्यू क्या रख ली, 0.08 मीटर, ठीक। अगर इसी इक्वेशन में यानी सेकंड बी वाला कैसे करेंगे, बी वाला के लिए फॉर्मूला लगेगा B
एल वी, लेकिन यहाँ जो लंबाई होगी वो क्या होगी, एक्चुअल में वो ब्रेथ होगी, यानी चौड़ाई का काम करेगी। यानी इस इक्वेशन के लिए जो आपका लंबाई होगा वो बी का काम करेगा। तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो बनाया हुआ फॉर्मूला आएगा बी वी। बी की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे, ये हम लोगों ने कैपिटल दोनों नहीं लिखे, इसको स्मॉल ही लिखेंगे क्योंकि आपको मैग्नेटिक फील्ड और चौड़ाई में अंतर ना आए। तो यहाँ पे बी लगा लीजिए। अब इसके लिए जो डेरिवेशन आएगा वो लंबाई इसको लेंगे, एल की वैल्यू ये लिखेंगे और बी की वैल्यू इसके लिए लिखेंगे 0.02। यानी इसके लिए जो डेरिवेशन आएगा वो आएगा बी आएगा, कितना टोटल वैल्यू है 0.3 टेस्ला इंटू, देखिए एल की वैल्यू हम लोग बी का मान रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0.02 इंटू 0.01 सेकेंड। अब यहाँ से आपकी ये आ गया आपका ईएमएफ, एक ये निकल के आएगा, ये बी वाला ही होगा और ये ए वाला होगा। ये आपका आंसर आ जाएगा, आप इसको सॉल्व, आंसर निकल आएगा। ठीक है, ये आपका इक्वेशन है। तो आपको एल पता है, बी पता है, बी पता है, वी पता है। तो आपको बस यहाँ से ये समझना होगा कि आपका कौन सा फार्मूला कहाँ पे लगेगा। और फार्मूले की रिक्वायरमेंट कौन बताएगा, जो गिवन रहेंगे, जो क्वेश्चन में गिवन रहेगा वही बताएगा कि ये चीज़ें आपको पता है, इसके आधार पर आपको ईएमएफ निकालना है। तो वही चीज़ मैंने कहा कि एनसीईआरटी में ये जो पॉइंट है वो आपको ये बताता है किन किन चीज़ों से क्या क्या चीज़ निकाली जा सकती है। यानी जैसे आप ईएमएफ के कितने फार्मूले हैं, ये जो पॉइंट दिया ना, ये देखिएगा, आ जाओ, ये जो पॉइंट दिया है ये चीज़ इससे देखिए। अब जैसे ईएमएफ का एक फार्मूला ये भी है, ये फार्मूला कहाँ लगेगा, ये फार्मूला चलते हैं इसको, इसके लिए देखते हैं क्वेश्चन में कहाँ जगह है, एनसीईआरटी में ही चलेंगे। देखिए एक ईएमएफ का फार्मूला ये निकल के आया है। ठीक है, तो आपके पास ईएमएफ के कितने फार्मूले हैं उसे फार्मूलों को एक जगह नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आपको न्यूमेरिकल करने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। ठीक है, कौन क्या चीज़ है, किसमें किसका मात्रक है, ये चीज़ बहुत अच्छा दिया हुआ है। इससे आप रिवीजन बड़ा अच्छा कर देते हैं। फिजिक्स में ये जो नीला नीला लिखा रहता है आपके चैप्टर के लास्ट में, ये आप जरूर पढ़िए, क्योंकि इससे आपका क्या होगा कि पीछे का जो रिवीजन कराया गया है वो आपको तैयार हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला। अगला हमारा 5वां क्वेश्चन है। ठीक है, ओमेगा दिया हुआ है, इसको आपको विद्युत वाहक बल निकालना है। जरा समझिएगा, 5वां क्वेश्चन में आपका जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा हमको लग रहा है, देखिए क्या है कि एक लंबाई की एक भुजा धातु की छड़ है, एक सिरे से, यानी ये लंबाई अगर छड़ है तो इसके एक सिरे से, यानी इस सिरे से बी सिरे तक इसकी लंबाई कितनी है, 1 मीटर। ठीक, इसका जो कोणीय आवृत्ति है, अब यहाँ देखिए फ्रीक्वेंसी दी गई है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या दी गई है, घूर्णन कर रही है, क्षण का दूसरा धात्विक वलय से संपर्कित है, अक्ष के अनुदिश 0.1 चुंबकीय क्षेत्र है, वलय के अक्ष पर स्थित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक लंबाई छड़ है जिसकी धातु है 1 मीटर, तो मीटर में दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्या दिया है, रेडियन। रेडियन एक कोण को नापने की एक इकाई है। ठीक है, रेडियन कोण को नापने की क्या इकाई है, लेकिन ये जो दिया है रेडियन पर सेकेंड, यानी आप ये कह रहे हो कि ये आवृत्ति दी गई है, यानी फ्रीक्वेंसी बराबर म्यू बराबर होता है 1/t। ठीक है, तो 400 रेडियन पर सेकेंड दिया गया है, यानी ये म्यू दिया गया है। ठीक, अब म्यू दिया गया है और बी दिया गया है। ठीक, अब फ्रीक्वेंसी घूर्णन कर रही है, यानी इसी आवृत्ति से करने का, तो हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, इस क्वेश्चन को जरा समझिएगा कैसे करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में जो आपको गिवन है वो क्या क्या चीज़ दी गई है, एक बॉक्स, एक जो है आपका लेंथ है 1 मीटर का है। ठीक, एक सिरे से 400 रेडियन पर सेकेंड आवृत्ति से कोई चीज़ गति करते हुए जा रही है, और इसका जो चुंबकीय क्षेत्र यानी B की वैल्यू जो है वो कितनी दी गई है, B की वैल्यू आपको दी गई है कितना,
बी की वैल्यू आपको शायद दी गई है कितना, क्वेश्चन में देखिएगा जरा कितना टेस्ला दिया गया है, बी की वैल्यू कितनी दी गई है इस क्वेश्चन में। बी की वैल्यू देखिए, बी की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 0.5 टेस्ला, ठीक है। तो इसमें जो यूनिट दी गई है आपको वो दी गई है, बी की वैल्यू दी गई है 0.5 टेस्ला। अब हम लोग पहले ये समझ लें कि इसको जो कवर करने के लिए आपकी ओमेगा, हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं, ईएमएफ बराबर होता है बी एल वी, ठीक, क्योंकि आपको वी निकालना है, कोणीय वेग और इसे क्या कहते हैं एक्सियल, मतलब जो एक दिशीय वेग है, जो लीनियर वेव है, मतलब लीनियर को इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या कहते हैं, संरेखीय, ठीक है, उसके वेग, यानी ये वेलोसिटी और ओमेगा में क्या डिफरेंस है। ओमेगा बराबर हमारा होगा 2 पाई, ठीक है, म्यू, थीटा बाई म्यू होता है ना, थीटा इंटू म्यू, तो म्यू की वैल्यू ओमेगा बराबर होता है, ठीक। तो ओमेगा की वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो 2 पाई ओमेगा, म्यू की वैल्यू दी गई है 400, ठीक है, 400 दी गई है, तो यहाँ से आ जाएगा 800 पाई, ठीक। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, कि अगर आपने ए से चलना शुरू किया और बी तक जाने में आपने कितना टोटल कवर किया है 0, इतना, तो शुरुआत में ओमेगा की वैल्यू क्या रही होगी 0, और जब आपने एल लेंथ ट्रेवल कर लिया तो आपकी वैल्यू आ गई है ये, यानी 1 मीटर जब आपने ट्रेवल किया तो बी पॉइंट पे आपको ये मिल रहा है। तो इसमें परिवर्तन कितना हुआ, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, और इसको जाने में समय कितना लग रहा है 1 सेकेंड 400 में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं तो पहले आपको v निकालना होगा, v बराबर क्या होता है एल ओमेगा कैसे निकालते हैं, तो ज़रा इसके लिए आप फार्मूला देखेंगे क्लास 11th में वृत्तीय गति में पढ़ाया गया है, ये ज़रा देखते हैं कैसे निकालते हैं। देखिए हम लोग जानते क्या हैं कि ओमेगा बराबर क्या होता है डी थीटा बाई डी टी, और थीटा बराबर होता है, देखिए आर्क अपॉन रेडियस, यानी आर्क मतलब होता है एस बाई आर, ठीक, और डी थीटा बराबर हो जाएगा, देखिए लेंथ में चेंज होता है, आर्क में बार बार चेंज होता है, तो यानी डी बाई आर हो जाएगा। अब डी बाई डी थीटा जैसे आप करेंगे तो यहाँ से डी थीटा बाई क्या हो जाएगा डी टी, और इसको हम लोग लिखते हैं वी डिस्प्लेसमेंट। अभी आप दिखा रहे हैं इसको कैसे होगा, ए बिंदु से बी बिंदु तक जाने में ये थीटा हो गया, और अगर हम इसे कहें ये एस दूरी तय की गई, ठीक, तो आर्क अपॉन ये आर रेडियस है, तो थीटा बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस, यानी चाप बटे त्रिज्या। तो अगर हम इसको चेंज करें समय के अनुसार तो त्रिज्या तो चेंज होगी नहीं, केवल ये दूरी चेंज होगी, तो ds बाई डी टी को हम लोग लिखते हैं v, और यहाँ पे हो जाता है r। अगर r की वैल्यू l है, r की वैल्यू अगर हम लोग क्या लिख लें लंबाई, तो यहाँ से d बाई डी थीटा को हम लोग लिखेंगे ओमेगा, और ओमेगा v बाई आर, यानी यहाँ से हम लोग एक चीज़ लिखें, r को अगर हम लोग l लिखते हैं तो यहाँ से देखो इसका वैल्यू हो गया v, और इसकी वैल्यू r की वैल्यू हम लोग l लिखते हैं, तो v बराबर हो जाएगा l ओमेगा, यहाँ से v बराबर क्या हो जाएगा l ओमेगा। तो अगर हम कहें डेल्टा v बराबर हो जाएगा v2 माइनस v1, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल माइनस फाइनल आपका l ओमेगा है, और ये है, तो यहाँ से आपको ओमेगा की वैल्यू कितनी निकल के आई है ये l। अब जैसे ही आप यहाँ पे वैल्यू रखोगे एल ओमेगा, ठीक, तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो हो जाएगी बी एल स्क्वायर ओमेगा। अब जैसे ही आप ओमेगा की वैल्यू रखोगे, ओमेगा की वैल्यू क्या दी गई है, अब यहाँ देखिए ओमेगा की वैल्यू ये दी गई है रेडियन पर सेकेंड, यहाँ पे टेस्ला दिया गया है, और लंबाई कितनी दी गई है 1 मीटर, तो यहाँ से आप वैल्यू रखिएगा 0.5 इंटू एल स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर, ओमेगा बराबर दिया है 800
इनटू, ये सॉल्व करने पे आया है भैया, ओमेगा बराबर क्या होगा, ये फ्रीक्वेंसी है और ये क्या है, वेग है, और ये क्या है, म्यू, ये फ्रीक्वेंसी है यानी आवृत्ति, ये है। तो ये ऐसे निकल के आएगा, यहाँ इनटू पाई का मान हम लोग फिर से 3.14 रख रहे हैं। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको एक बार फिर से अगर आपके समझ में ना आया होगा तो फिर से देखिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास ए बी लेंथ की एक धातु की प्लेट है, ठीक, जो कि जिसकी लंबाई 1 मीटर है, ठीक, और उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया गया है, चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है 0.5 टेस्ला है। इतने टेस्ला में इसको रखा जाता है। तो देखा यह जाता है कि इस स्पीड से यानी इस आवृत्ति से इलेक्ट्रॉन जो या फिर कोई जो आपके चार्ज हैं वो गति करते हुए इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक लाते हैं। तो शुरुआत में इनकी गति 0 रही होगी, बाद में इनकी फ्रीक्वेंसी यहाँ तक आ गई, बढ़ते बढ़ते फ्रीक्वेंसी तेज हो गई। तो हमें इस पर इतनी फ्रीक्वेंसी लाने के लिए कितना विद्युत वाहक बल लगा है। तो हम लोग जानते हैं विद्युत वाहक बल की जो परिभाषा है उसके अनुसार चुंबकीय क्षेत्र गुणे लंबाई गुणे वेग, ठीक। जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश गति करता है तो उसके वेग और उसकी लंबाई और उसके चुंबकीय क्षेत्र के साथ विद्युत इसका विभव का ये रिलेशन निकल के आता है। अब क्या है कि इसी इक्वेशन को हम लोग थोड़ा सा बदलते हैं। बदलते कैसे हैं, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा दिया हुआ है, ओमेगा की वैल्यू निकल गई। ओमेगा से फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है, वी से डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी का कोई रिलेशन नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हमें यहाँ से v की वैल्यू ओमेगा के टर्म में लिखनी है। तो हम लोगों ने पहले ये चीज़ देखा, हम लोग जानते हैं थीटा बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। अगर आप कोई यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो ये L दूरी तय, S दूरी तय किया और S बराबर किसके हो गया, थीटा के। लेकिन अगर आप थीटा की वैल्यू निकालें तो एंगल बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस, ठीक। तो आर्क अपॉन रेडियस से डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू निकाली गई तो हमारा आया V बाई L, और V की वैल्यू निकल के आई, V बराबर होगा, V मतलब वेग, वेग बराबर होगा L ओमेगा। L ओमेगा को हम कह रहे हैं शुरुआत में ओमेगा की वैल्यू 0 यानी V की वैल्यू भी क्या होगी, 0। जब कण वाइब्रेट करना शुरू हुआ और वाइब्रेट करते करते इस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचा तो उसकी ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, ओमेगा बराबर होगा 2 पाई म्यू। तो म्यू 400 रेडियन का है तो ये जुट करके आपका आ गया 800 पाई, ठीक। अब 800 पाई को यहाँ वैल्यू रख लिए, पाई की वैल्यू L यहाँ से रख करके आपने निकाल ली। ये आपका आ गया क्वेश्चन। तो ये आपका हो गया है। अब देखते हैं ये कौन सा क्वेश्चन था। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन निकल सकता है, ठीक है। इसमें आप वैल्यू रख दीजिए, आपका क्वेश्चन निकल आएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, जरा देखिए। हाँ जी, पूर्व से पश्चिम की तरफ। अब इसे डायरेक्शनल क्वेश्चन है। डायरेक्शन क्वेश्चन में आप क्या करते हैं, आप एक क्या करते हैं, ऐसे बना लीजिए। जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आए तो ऐसे बना लीजिए। एक हो गया नॉर्थ, एक हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ठीक। अब यहाँ से क्वेश्चन पूरब से पश्चिम, यानी यहाँ से आप किधर जा रहे हो, इधर। एक विस्तृत 10 मीटर का, चलिए कितने मीटर का है, 10 मीटर का क्षैतिज सीधा तार, इतने तीव्रता वेबर पर मीटर स्क्वायर है, जरा समझिएगा इसको। वेबर पर मीटर स्क्वायर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में का क्षैतिज घटक से लंबवत इतनी मीटर चाल से गिर रहा है। जरा इस क्वेश्चन को समझिएगा। इस क्वेश्चन में दिया गया है पूरब से पश्चिम, यानी इधर से इधर आ रहा है, ठीक। इधर से इधर आने में आपका जो लंबाई है वो 10 मीटर का है। इसका सीधा तार क्षैतिज, मतलब उसी के क्षैतिज जा रहा है, ऊर्ध्वाधर नहीं, क्षैतिज। कितना जा रहा है, इतने मीटर तीव्रता से वाले चुंबकीय क्षेत्र में क्षैतिज घटक के लंबवत। अब जरा यहाँ समझिएगा, तार की दिशा ये है और उसके लंबवत यानी इस डायरेक्शन में, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जाएंगे कौन, चाल गिर रहा है, यानी ये इधर से आ रहे हैं, ठीक। तो तार में प्रेरित विद्युत वाहक का
तात्क्षणिक मान, यानी इस टाइम इंटरवल पे, किसी टाइम इंटरवल पे निकालना है आपको। तत्क्षण मतलब उसी क्षण। तो ये कैसे होगा? सिंपल सा वही BEV साइन थीटा। ठीक, लंबवत है, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 0, सॉरी थीटा की वैल्यू हो गई 90 और थीटा की वैल्यू हो गई 90, तो साइन 90 का मान हो गया 1 और 1 हो गया, तो यहाँ से आ गया BLV। अब यहाँ देखिए लंबाई आपको दी है, मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है, आपका क्षैतिज घटक से चाल यानी V दिया गया है, आप इसको निकाल लीजिए। वैद्युत वाहक बल की दिशा क्या होगी? फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगा लीजिए। वहाँ से आपको तार का कौन सा सिरा उच्च विभव पर होगा? अब देखिए उच्च विभव तब होता है जब आपका अंतिम छोर हो, यानी आपका अंतिम छोर कौन है? वेस्ट है, तो ये हो जाएगा आपका दिशा। तो इसमें ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, ये दिशा दे करके आपको भ्रमित करने का उपाय दिया गया है, इसमें ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। अगला क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो आप समझ सकते हैं, अगर आपको ये क्वेश्चन में दी समस्या आएगी तो हम फिर से रिपीट करा देंगे। फिलहाल आपको सारी चीज़ें आपको बाकायदा दी हुई चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सीधा सीधा फॉर्मूला दिया। ज्ञात क्या करना है? L दिया है, B दिया है, V दिया हुआ है, डायरेक्शन के हिसाब से आपको डायरेक्शन भी बताई गई है। तो इधर से इधर जा रहे हैं, तो इधर से इधर जा रहे हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, सॉरी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपके लंबवत जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो चलिए ठीक है, देख लेते हैं। फोर्स नीचे की तरफ जाएगा, यानी फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन होगी। लगाइएगा फ्लेमिंग का हाइट हैंड रूल, निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 6.7 क्वेश्चन है। देखिए, किसी परिपथ में 0.5 सेकंड में धारा 5 से क्या हो जा रही है? शून्य हो जा रही है, यानी आपका प्रारंभिक ज़्यादा है और अंतिम क्या है? शून्य है। तो अगर अंतिम शून्य हो रहा है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? -5 आएगा। और औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 200 दिया है, स्वप्रेरण ज्ञात करना है। तो स्वप्रेरण कैसे ज्ञात करेंगे? आप प्रेरण की परिभाषा जानते ही हैं। देखिए क्या दिया है? di/dt दिया हुआ है। जरा इस क्वेश्चन को फिर से आप देख लीजिए, एक साइड में लगा लेते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, साइड में क्वेश्चन लगा लीजिए भाई। हाँ, तो देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है। स्वप्रेरण का पहले फार्मूला देखिए, EMF बराबर होता है L di/dt, ठीक, E = L di/dt। तो अगर आप L को कहते हैं स्वप्रेरण, अब यहाँ से हमें ज्ञात क्या है भैया? निकालो। ज्ञात है हमें कि एक धारा यानी 5.0 से क्या जा रहा है? एम्पियर से कितने देर जा रहा है? 0 एम्पियर हो जा रहा है। कितनी देर में ये काम हो रहा है? 0.1 सेकेंड में। यानी अगर 0.5 पे डायरेक्ट शून्य था तो यहाँ पे जाकर के आपका सेकंड कितना हो गया? यानी di/dt दिया हुआ है, di/dt दिया हुआ है। di/dt कितना दिया हुआ है? di/dt दिया हुआ है 0, इसका फाइनल है, और इनिशियल इसका 5 है, और डेल्टा t की वैल्यू दी है 0.1। तो यहाँ से आ जाएगा 1 सेकंड में कितना होगा? यानी ये हो जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई कर लीजिए, आ जाएगा 50। ये कितना आ जाएगा? 5। इसी से रहने दीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक। di/dt दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? EMF की वैल्यू दी गई है, यानी यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना हो? 200 वोल्ट, यानी E बराबर भी दिया हुआ है भैया। E बराबर कितना दिया हुआ है? 200 वोल्ट। तो लगाइए, इस पर क्या दिक्कत है? L की वैल्यू निकालना है। L बराबर क्या होगा? di/dt को निकाल जाइए, यानी EMF बराबर di/dt। तो L की वैल्यू कैसे निकलेगी? 5 कितना बोल? 200 वोल्ट अपॉन, इसको डिवाइड करना है भैया 50। कैसे आ जाएगा? देखिए इधर भी 10 से मल्टीप्लाई, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। 1 0 से 1 0 4, यानी L की वैल्यू आएगी 4 हेनरी। ठीक है, एक क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल था, सीधा क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। पास पास रखे कुंडली में एक अन्योन प्रेरकत्व यानी m की वैल्यू दी गई है। जरा इसको हम लोग थोड़ा सा मिटाएंगे। 0.5 दी गई, यानी m की वैल्यू दी गई है 1.5 हेनरी, 1.5 हेनरी। और कुंडली में 0.5 सेकंड में 0 से 20 परिवर्तित हो जाती है, यानी d∅dt निकालना है। फ्लक्स परिवर्तन कितना होगा, यानी d∅ निकालना। तो भैया एक क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा है, ज़रा देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। ज़रा चलिए देखते हैं फार्मूला कौन सा लगेगा, और यहाँ ले आते हैं। इसको तो आप डिलीट ही कर दीजिए। देखिए इसमें क्या क्या दिया है, ज्ञात क्या है, ज्ञात है अन्योन प्रेरण यानी m की वैल्यू दी गई है 1.5 हेनरी, ठीक। और आपको दिया गया है एक कुंडली में क्या क्या दिया है, एक कुंडली में 0.5 सेकंड में, ठीक है, 0.5 सेकंड में धारा क्या हो रही है, यानी डेल्टा t दिया हुआ है 0.5, और डेल्टा i क्या निकालना है आपको, कितना दिया है, फाइनल इसका हो जाएगा 0 से ये बदल जा रहा है, फाइनल क्या है 0.20, क्योंकि 0 से कहाँ जा रहा है 20 जा रहा है, तो ये फाइनल हो गया, ये प्रारंभिक हो गया -0, यानी ये आ गया 20 एम्पियर, ठीक। अब हम लोग जानते हैं ईएमएफ की दो परिभाषा है, क्योंकि यहाँ पे निकालना क्या है, फ्लक्स परिवर्तन यानी d/dt, यही शायद हमको निकालना है कि फ्लक्स परिवर्तन की दर बोला है कि फ्लक्स परिवर्तन, केवल फ्लक्स परिवर्तन बोला है, यानी d∅ की निकालनी। तो देखिए कैसे निकलेगा, E बराबर हमारे पास है, दो फार्मूले हैं इसके, क्या फार्मूले हैं, E बराबर हमारा क्या है, कुंडली में क्या क्या, हाँ देखिए इससे निकालते हैं। E बराबर हमारा क्या दिया है, कितना दिया होगा, देखिए E बराबर होता है म्यूचुअल अन्योन प्रेरकत्व से m di/dt होगा, ठीक। तो ईएमएफ, ये एक इक्वेशन ये हो गई, और दूसरी इक्वेशन होती है E होता है d∅dt, यदि प्रेरक संख्या n की वैल्यू 1 हो तो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से निकाल लो भैया, d∅dt क्या हो जाएगा, m di/dt। m की वैल्यू कितनी दी गई है 200, i की वैल्यू कितनी दी गई है 20, t की वैल्यू कितनी दी गई है, कितना 0.5 सेकेंड, ठीक है। और यही हमारा क्या है d∅dt, यही आपको निकालना है। कैलकुलेट कर लीजिए, 400, 4000, 5 है तो 5 से गुणा कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 4, ठीक। तो 4 हो गया, यहाँ 1 हो गया, एक पॉइंट है तो यहाँ एक 0 बढ़ा लीजिए, यानी 200 × 40 = 8000, यानी ये हो जाएगा 8 × 10⁻³ क्या हो जाएगा, फ्लक्स परिवर्तन। फ्लक्स परिवर्तन का हम लोग सूत्र क्या जानते हैं, मैग्नेटिक फील्ड यानी वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर सेकंड, यही निकल के आ जाएगा। इस तरीके से आपको इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल करा दिए गए। अगर कोई समस्या आती है तो आप हमारे ऐप पे इसकी जानकारी ले लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, इसका रिवीजन बहुत अच्छे से करिएगा, ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर कोई समस्या आती है तो उसके लिए आप हमारे ऐप पे नोटिफिकेशन जाएगा ही, आपको देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में एक नया चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।